ओके नाउ चलिए यहाँ पर आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया जब हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम का अभी हमारा फोकस था सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स you will actually seeing here a bigger part of the central nervous system, larger being in the cranial cavity, housed जिसको हम कहते हैं brain, and it is continuous within the vertebral canal that is called spinal cord. इन दोनों को मिलाओ तो हम इसको कहते हैं, ठीक है, दिस कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे देखा स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के साथ हम रन करके जब ऊपर गए तो वहाँ पर हमने ब्रेन के 6 पार्ट्स देखे, बेसिकली 3, हाइंड ब्रेन, फिर उसमें हमने देखा हाइंड ब्रेन में pons and the medulla oblongata, and the front on the back side of both of them will be the cerebellum। तो यहाँ से जो हमने रिमूव किया है बैक से, दिस इज फ्रंट दिस इज बैक, तो यहाँ से बैक से जो हम रिमूव किया है दैट विल बी एक्चुअली द cerebellum, ठीक है, तो ये cerebellum है। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं, द 3 पोर्शंस, दीज आर कॉल्ड हाइंड ब्रेन। उसमें से ये वाला हिस्सा इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, यानी पोन्स और ये सेरिबेलम टुगेदर दे डेवलप फ्रॉम मेटेनसेफ्लॉन, और ये जो अभी आपने देखा ये माइलिनसेफ्लॉन, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड रंबोएन्सेफ्लॉन। फिर ये मिड ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड मेसेनसेफ्लॉन, और इससे ऊपर जो था, जो ओरिजिनल ये था, लेकिन इसके साथ वहां पर फिर सेरिब्रम था, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम कहते हैं क्या, टेलेंसेफ्लॉन, और ये तो डायनसेफ्लॉन है ही, और ये दोनों मिला के हम कहलाते हैं क्या, 4 ब्रेन, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेंसेफ्लॉन। तो इसका मकसद ये कि ये 6 हिस्से हैं, और इनके साथ जो 7वां सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो तो हमने डिस्कस किया ही कि स्पाइनल कॉर्ड है, और मैंने बताया कि इन 7 के अलावा कोई 8वां हिस्सा है ही नहीं। 7 कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके लिए तो आप अपना माइंड प्रिपेयर कर ही लें कि 8वीं चीज कोई अचानक ऐसे कोई हेड से कबूतर नहीं निकालने वाले, यही है बस। These are the 7 things only, 7 components। ये पूरा जो किताब है ना पूरी आपकी न्यूरोएनाटॉमी की, वो इन 7 कंपोनेंट्स पे बात कर रही है। लेकिन मसला ये है कि ये एक तरह से डिलीवर हुआ है बच्चा ही समझ लो, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि उसके जैसे बच्चा है तो उसके कपड़े वगैरह, माने उसके मेनिंजीज, तो जैसे हमने बताया कि ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके ऊपर जो टफ कोटिंग्स हैं, जो कोटिंग इस वक्त यहाँ पे टच कर रही है बिल्कुल सरफेस को, और जो अब यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, सरफेस को ऐसे टच कर रही है, इसको पायोमीटर कहते हैं, वो इतना इन टच होती है कि इवन अगर यहाँ तक गया और उसके बाद जैसे ये वापस आया, और अगर आपको कोई भी पोर्शन अगर ऐसे कन्वोल्यूटेड मिला के अंदर कोई सर्कस चली गई, तो ये आपका पूरा उस सर्कस में भी अंदर चला जाएगा। ऐसे लाइक दिस, इन टच विथ दिस। ये पायोमीटर है। तो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ एट एनी स्पॉट इफ दिस इज कन्वोल्यूटेड, या ये अंदर चल के ऐसे रिटर्न करके सर्कस बनाई इसने, अगर फोल्डिंग हुई तो फोल्ड के अंदर चला जाएगा। जैसे हमारी स्किन है ना, ये स्किन है, जैसे ये हमारा आर्म है, आर्म के बाद जैसे हमारी बॉडी आ गई, तो ये बॉडी में ये ऐसे ब्रिज नहीं करेगा, जैसे हमारा कपड़ा ब्रिज कर रहा है, ये ऐसे नहीं करेगा, स्किन विल बी कंटिन्यूसली ऐसे चिपक के। तो ये पायोमीटर इससे होता है। लेकिन इसके ऊपर में जो लगाऊंगा ना नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड मैटर, तो दैट अरेक्नॉइड मैटर विल बी, और थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि पायोमीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर इन फैक्ट दे आर अ सिंगल लेयर। ये लेयर एक है, अंडरस्टैंड? तो इसका सिंगल लेयर, इसको हम कहते हैं लेप्टोमेनिक्स। एक मेनिक्स है, ये 2 नहीं है, ये 2 बाद में जरूरत के हिसाब से बने हैं 2, एक्चुअली है एक। जैसे मेरे हाथ हैं ऐसे बंधे हुए हैं ऐसे, अब मैं कहता हूं कि मैं इनको थोड़ा सा दूर करूं ऐसे, अब बीच में लगा हुआ है गिल्यू एक तरह से, तो ये जुदा हो नहीं रहे, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा 2 हो जाए, तो 2 हो जाएंगे। तो वो दोनों पाम्स के बीच में जो गिल्यू था वो देखें थोड़े धागे धागे की तरह आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 लेयर्स बन जाएंगे ऐसे, और उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। क्या वो स्पेस थ्रू आउट होगी कि कंपार्टमेंटल हो जाएगी वो, क्योंकि वो थोड़े से उसमें एक तरह से स्ट्रिंग से फाइबर से होंगे यहाँ पर। तो ये फिलहाल यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा डिटेच करके एक नया लेयर इससे क्रिएट करूं तो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और वो वाला जो नेक्स्ट लेयर है वो इसके साथ चिपका नहीं पाएंगे आप, वो इस तरीके से होगा ऐसे, ये अंदर नहीं गया,
और ये ऐसे भी अंदर नहीं जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, इतना लूज होता है। इट विल लाइक दिस। इसको कहते हैं arycnoid मेटल। एक्चुअली arycnoid इज अ पार्ट ऑफ, इनिशियली इट वाज अ पाया एंड arycnoid बोथ वर टुगेदर, इट वाज सेम लेयर। तो इसके बीच में देखिए स्पेस क्रिएट हो गई ना, और इस स्पेस के अंदर क्या है, ये कंपार्टमेंटल इस तरीके से यहां पर, ठीक है, वो इसके अंदर CSF है, और ये एक स्पेस क्रिएट हो गई, इसका नाम है क्या, subarachnoid स्पेस। Understand? This is now subarachnoid space. And then you will actually be watching here the next layer. वो तो बिल्कुल सेपरेट लेयर है एक तरह से, जैसे ना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा स्किन पायामेटर, उसके साथ अंदर जो है फिर हमारे अंडरगारमेंट्स, वो हमारा arycnoid है, और उसके ऊपर जो शर्ट चढ़ी हुई है हमारा, ये हमारा ड्यूरामेटर है। तो दिस विल बी द ड्यूरामेटर। अब ये इतना बाहर है कि ये तो अब टच ही कर रहा होगा एक तरह से बोन को, समझ, इसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं। यस, स्पेस आल्सो, पर दिस स्पेस, ये जो आप स्पेस देखेंगे arycnoid और इसके बीच में, ये ड्यूरा के नीचे है सबड्यूरल स्पेस। अब ये तो यहां पर, अब जैसे आप बाहर आएंगे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी आ जाएं, तो अब इसके बाहर क्या होगा, एकदम से बोन होगा। कट में आप ऐसे देखें ना, तो बीच में ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये बीच में वर्टिब्री हैं, ये दो वर्टिब्री हैं, दो नहीं एक है, हाफ काटा है ऐसे में। तो ये जो जगह है, ये तो सबड्यूरल स्पेस है ना, लेकिन ये भी तो स्पेस है ना, किसके और किसके बीच में, ड्यूरा और बोन के बीच में। तो ये जो स्पेस है, ये एटलीस्ट स्पाइनल कॉर्ड तक, ये बात ऊपर भी होगी यकीनन, जब हम ब्रेन में जाएंगे वहां पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहां तो एटलीस्ट, चलिए ऊपर भी ले जाएं इसको यहां पे हम कहते हैं एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, या इसको एपिड्यूरल स्पेस भी कहते हैं, एपी अबव, इसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो हमारे पास देखिए तीन स्पेसेस एक तरह से आ गई, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, subarachnoid स्पेस। एज सच सब पायल स्पेस जैसी चीज कोई नहीं होगी, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि एज सच इतनी बड़ी पोटेंशियल कोई स्पेस नहीं है। क्यों, अंडरलाइन सब्सटेंस के साथ चिपका हुआ है वो, तो वहां कोई स्पेस नहीं होगी। और यहाँ ये जो जगह है ना, खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह, इस जगह पर फिर होती हैं कुछ वीनस प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पर। ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सेस कहलाते हैं, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम में है तो, क्योंकि बात हो रही है नीचे की, ये वर्टिब्रल कॉलम में होती है, इसको वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स, इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल। तो दिस विल बी एक्चुअली, क्योंकि ये सबसे बाहर है, आप कैसे इसको इंटरनल कहोगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द वर्टिब्रल, इसको हम कहते हैं इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। तो फिर एक्सटर्नल किधर होता है, एक्सटर्नल वर्टिब्रा से बाहर होता है। इस इंटरवर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में क्या होगा, इस इंटरवर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में ये जो आपका वीनस सर्कुलेशन है हमारे इस नर्वस सिस्टम का, वो इसमें ड्रेन करेगा, और इसमें ड्रेन करने के बाद यहां से कहां जाएगा, फिर बाहर जाएगा एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में, थ्रू दी वेन्स। ऐसी वेन्स को हम कहते हैं इमेजरी वेन्स, दीज आर कॉल्ड इमेजरी। ये वेल्वलेस वेन्स होती है, इनमें वेल्व्स नहीं होते, ये हमेशा ब्लड को, क्योंकि वेल्व इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता होता है, दरवाजे हमेशा इसलिए खुले होते हैं कि हमें पता होता है कि बाहर से कोई बंदा, कोई गैर आदमी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा अंदर ज्यादा बाहर कम, इसलिए हमेशा ब्लड अंदर से बाहर ही निकल रहा होता है। हमें इसका डर नहीं है कि कोई ब्लड का कोई भी हिस्सा, कोई भी पोर्शन ऑफ ब्लड जो है, या थोड़ा सा भी ब्लड बाहर से अंदर नहीं आएगा, अनटिल कि बाहर कोई पैथोलॉजी ना हो जाए। और पैथोलॉजी अगर हो गई तो बाहर प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर से भी, तो बाहर का जो इन्फेक्टेड ब्लड है अब रशियन करेगा अंदर, और अंदर रशियन करेगा तो अंदर प्रॉब्लम खास करेगा, और ऐसे मैलिग्नेंट सेल्स वगैरह होंगे खास तौर पे आते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोन में, अगर फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स इन कनेक्शन विथ ईच अदर वाया इमेजरी वेन्स। ऐसी वेन्स को हम इमेजरी वेन्स की, वेल्वलेस वेन्स होती हैं।
तो दीज आर दी वेल्वलेस वेन्स। ये जनरली हमने यहां पे देखा कि ये ओवरऑल है, ये सिर्फ हम स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करें, ये ऊपर भी ऐसा ही है। वहां पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन होगा, ये जब चल के हेड एंड नेक में और ज्यादा समझेंगे इसको, फिलहाल इस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो ये खास तौर पे ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें यहां पर हमने देखी। मैंने बताया कि सिर्फ ये नहीं है कि 7 चीजें ये करेंगे आप, 8वीं चीज मेनिंजीज भी तो करेंगे। और जब आप मेनिंजीज करेंगे ना यहां पर, तो ये मेनिंजीज यहां पर स्पाइनल कार्ड में तो वो ट्यूब्यूलर है, वहां कोई इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है, स्पेसिस वगैरह ये कर ली। लेकिन जब यहां जाएंगे ना आप, तो जैसे ब्रेन का ये स्पाइनल कार्ड का जो वीनस ब्लड है किसमें ड्रेन हुआ था? इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में। लेकिन जब यहां आप जाएंगे तो यहां पर फिर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स नहीं होता है, वहां पर मामला थोड़ा दूसरा है। वहां पर इन प्लेस ऑफ द इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जो किस जगह मौजूद है? एक्स्ट्राड्यूलर स्पेस में। वहां पर फिर एक्स्ट्राड्यूलर स्पेस में या वहां पर वो चीज फिर अलग होती है, फिर हम उसको कहते हैं यहां पर साइनसेस। यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर जो वीनस ब्लड कलेक्ट होगा दैट विल बी वाया साइनसेस। आप कहेंगे किससे साइनस कैसे बनेंगे? आप देखो यहां पर इस वक्त ये ब्लैक कलर का क्या बनाया मैंने? ड्यूरामीटर। ये ड्यूरामीटर, ये इस वक्त ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम आपको पता है कि हाईली कन्व्यूलेटेड होता है। सरफेस एरिया को जो बढ़ाना है, इतनी छोटी सी चीज में जो हम इतनी बड़ी सरफेस एरिया रखेंगे तो उसको क्या करेंगे? जाहिर है एक छोटी सी संदूक में अगर इतना बड़ा ब्लैंकेट आप डालोगे तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा करके डालोगे कि आप उसको फोल्ड करोगे? तो फोल्ड करेंगे तो यहां से इसी तरीके से ये फोल्ड होता है। तो ये फोल्ड ऐसे तरीके हो, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे फोल्ड होगा। अब फोल्ड होगा तो क्या सिर्फ ऐसे फोल्डिंग होगी कि इसके अंदर पाया भी जाएगा? पाया तो जाएगा, क्या अरेगनेट जाएगा? नहीं, वो नहीं जाएगा। तो इसका मकसद है कि दैट विल एक्चुअली डिप इन। तो ये आपका पाया ऐसे, तो इसका मकसद अगर ये डिप इन हुआ तो अरेगनेट नहीं आया तो ये स्पेस क्रिएट हो गई ना, ज्यादा मोर एलोबरेटेड स्पेस क्रिएट हो गई। तो दिस इज पार्ट ऑफ सब अरेगनेट स्पेस, समझ गए? और यहां पर इस तरीके से यहां पर हम देखेंगे तो ये स्पेस इस तरीके से होगी। लेकिन अब ड्यूरा की जैसे मैं बात करता हूं यहां से, तो ये ड्यूरा अगर फॉर एग्जाम्पल 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, से तो अगर फॉर एग्जांपल आप 2 सेरिब्रल 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ऊपर से, जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं, ये क्रेनियल कैविटी है, ठीक है? अगर ये क्रेनियल कैविटी है तो इस क्रेनियल कैविटी के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बैठे। अगर ये छत है तो ये वाल्ट है, इसको वाल्ट कहते हैं, ये वाल्ट है। वाल्ट के अंडरनीथ सबसे आखिरी लेयर क्या होगी? ड्यूरा, ठीक है ना? ये इस तरीके से जब ये ड्यूरा नीचे देखेगी कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर बैठे हुए हैं, तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर अंदर से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन ऊपर से तो फिशर होगा ना इनमें। खुद तो छोटे छोटे सल्काए होंगे ही सेरिब्रम में, लेकिन अगर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऊपर से बिठाऊं तो सेंटर में क्या होगा? एक बहुत बड़ा फिशर होगा, मीडियन फिशर। उस मीडियन फिशर में अगर मैं अंदर पेपर डाल दूं तो चला जाएगा कि नहीं? ठीक है। उस फिशर का फायदा लेते हुए ऊपर से इस ड्यूरामीटर ने क्या किया, वो ड्यूरामीटर उसके अंदर डिप हो गया। समझिए, आपने अगर ड्यूरामीटर डिप हो गया तो वो तो अरेगनेट को भी नीचे धकेलेगा, हाँ धकेल देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन ड्यूरा तो चला गया। अगर ये ड्यूरा उसके अंदर ऐसे चला गया, ये जैसे ऐसे ऊपर ये बोन है, ड्यूरा जैसे ये गया ऐसे, तो क्या ड्यूरा सिंगल गया कि डबल लेयर गया? डबल लेयर गया, जाहिर है। ऐसे डबल लेयर अंदर गया। किसमें? ये एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ आपको। दिस विल बी कॉल्ड एज दिस। तो ये इस तरीके से। अब कैसे? अब यहां पे आप देखें, ये बोन है, और इसके साथ अभी लगाया था क्या? ड्यूरा। ये चले ड्यूरा है, और नीचे बैठे हैं क्या? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अंदर से ये कनेक्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब कनेक्टेड हैं तो काफी नीचे हैं, यहां से तो काफी स्पेस होगी ना। मतलब कनेक्टेड हैं, ऐसे नहीं कनेक्टेड को यहां से ही कनेक्टेड हैं कि आपको नीचे स्पेस नहीं मिलेगी, आपको काफी स्पेस मिलेगी, 3/4 से ज्यादा आपको नीचे बीच में फिशर मिलेगा, जब तक फिर आ ना जाए कहां, वो फाइबर्स की क्रॉसिंग ना आ जाए, इससे नीचे नहीं जा सकते आप। तो ये उम्मूमन यहां पर मौजूद होगा। तो ये आपका जो ड्यूरा है, यहां से ये इस तरीके से नीचे डिप करेगा यहां,
ठीक है, अगर इसे डिप किया तो इस जगह स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये तो मैंने दूर बताया आपको, आप ये देख लें। हो गया ये स्पेस क्रिएट। ये हमने इस वक्त कोरोनल सेक्शन लिया है, तो ये आपको एक ट्रायंगुलर स्पेस मिल रही है कि नहीं? ये ट्रायंगुलर है कि ये पूरी की पूरी लीनियर होगी यहां से लेके बैक तक, ठीक है ना? तो ये एक आपको स्पेस मिल गई यहां पर। इस स्पेस को कहते हैं साइनस। ड्यूरा के बाहर है ना, समझ गए? ड्यूरा, हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं कहेंगे आप, कह तो सकते हैं इस वक्त इस हालत में तो कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये एपिड्यूरल नहीं होगी। ये ड्यूरल तो होगी, एपिड्यूरल नहीं होगी। उसकी वजह बताता हूं अभी भी। अब ये अगर मैं इसी तरीके से बाहर ले आऊं और इसको मैं ब्रेन के साथ स्पाइनल कार्ड के साथ कंटिन्यूस करूं, तो अगर ये बोन है तो नीचे भी बोन है और नीचे वो वर्टिब्रा है ना भाई, ये बोन है ना स्कल का, तो नीचे ये क्या होगा? ये, और नीचे ये जो बाहर स्पेस देखी थी ये क्या थी? एपिड्यूरल स्पेस। तो फिर ये क्यों नहीं होगी एपिड्यूरल स्पेस? तो उसके ऊपर भी लेयर आ जाएगी इसलिए। कौन सी लेयर? इससे ऊपर और कौन सी लेयर होनी है? ड्यूरा की एक्सटेंशन। कौन सी ड्यूरा की एक्सटेंशन? एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन के अंदर यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर ड्यूरा के 2 लेयर्स होते हैं, एक नहीं होता है। ड्यूरा के जो 2 लेयर्स होते हैं, तो एक लेयर जो अभी मैंने दिखाया ये तो वही है जो इसका नीचे वाले का भाई है, वो सेम, लेकिन सिर्फ क्रेनियल कैविटी में वो नहीं आता नीचे। ड्यूरा का एक और लेयर भी होता है, बोन को दरअसल वो टच करता है। ये ऐसा बोन को टच करता है कि ये कभी बोन को छोड़ता ही नहीं है, यानी ये बोन के पेरियोस्टियम के साथ, जिसको हम एंडोस्टियम कह देते हैं यहां पर, एंडोस्टियम क्योंकि बोन के ऊपर होता है पेरियोस्टियम, तो नीचे भी तो होगा ना पेरियोस्टियम। बाहर वाले को कहते हैं पेरियोस्टियम या पेरिक्रेनियम, अंदर वाले को कहते हैं एंडोस्टियम या एंडोक्रेनियम। क्योंकि यहां पर फिर एंडोस्टियम आम से वर्ड क्यों डालें, सीधा सीधा एंडोक्रेनियम क्यों ना डाल दें, क्योंकि बात क्रेनियम की हो रही है। बाकी हर जगह तो हम एंडोस्टियम नाम डाल सकते हैं, ये ऑस्टियम सिर्फ थोड़ी है, तो क्रेनियम है, तो हम इसको एंडोक्रेनियम कहते हैं। इसका मकसद इसके 2 लेयर्स हो गए। तो आप कहेंगे कि सर ये फिर नीचे क्यों नहीं होता कंटिन्यूस? ये इसलिए नीचे नहीं होता कंटिन्यूस क्योंकि अगर मैं इस बोन की बात करूं, ये मैं बोन की बात कर रहा हूं। कौन सा बोन? स्कल का बोन। ये देखेंगे ये यहां आके रुक गया, ये यहां आके रुक गया, तो ये नीचे ये कौन सा फोरामेन क्रिएट हुआ? फोरामेन मैग्नम, जिससे गया है ये। तो ये जो आपका एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर होता है ना, ये बोन के अंदर अंदर होगा, हर वक्त होगा। और जहां कोई फोरामेन आ गया उससे टर्न अराउंड करके ये बाहर की तरफ हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये ग्रीन कलर का एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर क्या ये नीचे गया? स्पाइनल कार्ड की तरफ नहीं गया। इसका मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं एंडोक्रेनियल या एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर, जबकि उसको कहते हैं रियल मेनिक्स, वो है हमारी, उसको हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर के 2 लेयर सिर्फ कहां होते हैं? तो अब मुझे आप बताएं, अब मैं क्या इस साइनस वाली इस स्पेस को मैं क्या एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस कह सकता हूं? नहीं। तो मैं कब कहूंगा एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस? जब वो ग्रीन और ब्लैक के बीच में होगी। तो आप कहेंगे वो तो चिपका हुआ है, भी चिपका हुआ है, लेकिन अगर बाहर से कोई ब्लड वेसल आई जो मेनिंजेस को सप्लाई करना चाहे, जहां से जैसे ब्लड वेसल्स अंदर एंटर हुई, तो वो अपनी ब्रांचेस कहां फैलाएगी? यहां, क्योंकि ये बाहर से आ रही है। कहां फैला रही है अपनी ब्रांचेस? एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और स्कल बोन्स के बीच में। ये समझ गए? तो ये जो जगह है यहां पर, ये हमारी एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस है। अगर इधर ब्लीडिंग होती है तो क्या ये एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस नीचे के एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस के साथ क्या कंटिन्यूस हो पाएगी? नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस इज नॉट कंटिन्यूस विद दिस। क्या है? क्योंकि ये तो नीचे जाएगी ही नहीं, ये तो इंटरनल सर्किट है यहां पर। भाई एपिड्यूरल ही कहेंगे ना, ये भी तो ड्यूरा है ना। ग्रीन क्या है? बट रिफ्लेक्टेड बैक का मकसद है कि रिफ्लेक्टेड बैक यहां पर, तो इसमें पोटेंशियल स्पेस तो है ना यहां पर। अगर कोई ब्लड वेसल आ गई तो वो जगह पैदा कर देगा वो। तो जैसे यहां तुमने इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स बताया है इन द एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, तो ये नहीं है वैसा। ये एक्चुअली तो ये स्पेस इस स्पेस के बराबर लग रही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये है बोन और ड्यूरा के बीच में, और ये बोन और ड्यूरा के बीच में यहां है क्योंकि यहां एक और ड्यूरा भी तो है ना। समझ गए? तो इसका मकसद ये हो गया कि फिर एक अगर स्पेस क्रिएट भी हुई अगर, तो वो रेड और ग्रीन के बीच में क्रिएट हो सकती है, यानी किसमें? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और एंडोस्टियल लेयर। वैसे कभी होगी नहीं, लेकिन कभी हुई तो जो होगी यकीनन, यहां हर जगह नहीं होगी, जहां जरूरत पड़ी ना उसको, और जहां उसको मौका मिला तो हो सकती है। जैसे यहां मौका मिला इसको,
वैसे तो आ रही थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी। जैसे उसने ऊपर देखा इतना बड़ा फिशर है, डिप किया उसके अंदर, बाकी हर जगह नहीं कर रही थी, तो डिप जैसे अंदर डिप किया तो देखो क्रिएट हो गया ना साइनस। किसको और किसके बीच में? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर और इंडस्ट्रियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर के बीच में। किसकी कोशिशों की बदौलत? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर की बदौलत, इसलिए ये साइनस क्रिएट हो गया। क्या मैं कह सकता हूं उसको ड्यूरल साइनस? बिल्कुल। और ड्यूरा क्या है? मेनिक्स है, मेनिंजियल साइनस। इसके अंदर ब्लड आएगा आपका, ये सुपरफिशियल ब्लड आपका जो ब्रेन का है, ये इसके अंदर ऐसे आएगा जैसे आया था ना स्पाइनल कार्ड का ब्लड इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में। तो मैंने बताया यहां पर प्लेक्सस ऑफ वेन्स नहीं होता। यहां इस जैसा काम किसने किया? साइनस ने किया है। अब देखो ये अंदर गया, ये अंदर गया, फिर ये वापस आया, ये अंदर गया, फिर ये वापस आया। जैसे टर्न किया राउंडेड वे से, उसके बाद ये 2 लेयर फिर चिपक गए। तो यहां स्पेस क्रिएट हुई ना ये वाली। जब ये टर्न किया तो क्या यहां स्पेस क्रिएट नहीं हुई? क्या ये बोन टू बोन है? क्या ड्यूरा के अंदर ही है? ये मेरी तरफ ये भी साइनस है। कोई जरूरी थोड़ी है कि साइनस इज बिटवीन द बोन एंड द ड्यूरा। भाई मुझे स्पेस चाहिए। ऐसे भी साइनस क्रिएट होते हैं भाई। जब ये ऐसे साइनस क्रिएट होंगे तो इसका मकसद है कि ये भी ब्लड है ना, बड़े आराम से अंदर वाला ब्लड इसमें आ सकता है कि नहीं, और ये ब्लड भी इसमें आ सकता है। फिर चाहे वो मिलके कहां डाले, जैसे इसने वहां डाला किसमें? थ्रू इमेजरी वेन्स डाल दिया कहां? एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स में। लेकिन इसको थ्रू इमेजरी वेन का भी एडवांटेज है, ये इमेजरी वेन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि अगर इनके अंदर ब्लड बढ़ गया अगर ज्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ गया, ब्लड सप्लाई ज्यादा आया है इस तरीके से, तो जब इसके अंदर बढ़ जाएगा तो क्रेनियल कैविटी जगह थोड़ी देने वाली है आपको, तो क्रेनियल प्रेशर अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर डेवलप होगा। तो नेचर ने क्या किया है? मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी वेन्स डाली हुई हैं जो आपके इस स्कैल्प के लेयर्स के बीच में सुपरफिशियल वेनों के साथ इनको जोड़ देती है। ये प्रेशर कुकर की तरह, अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ये एकदम से इमेजरी वेन्स आपको पता है वैसे ही वेल्वलेस वेन्स होती है, दरवाजे तो खुले हुए होते हैं, तो एकदम से वो ब्लड क्या होगा? वहां से लीक होकर सुपरफिशियल वेनों में चला जाएगा ताकि ये होम्योस्टेसिस क्रिएट हो सके। ये सुपरफिशियल ब्लड इस तरीके से। और ये आपका तो क्या इन साइनोसिस से क्या सिर्फ ब्लड इन्हीं में जाता है? ये इन्हीं में तब जाता है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। आम हालात में ये क्रेनियल साइनस जुड़ जुड़ा के आखिर में 2 तरफ से फिर अंडर द बेस ऑफ स्कल इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करते हैं। इसका मकसद है कि ब्रेन का ब्लड डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में नहीं जाता, पहले साइनसेस में जाता है। वो साइनस जुड़ जुड़ा के आखिर में बहुत सारे साइनसेस हैं, ड्यूरल साइनसेस। ब्लड कौन सा लेते हैं ये? ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड? आर्टीरियल के वीनस? वीनस साइनसेस, ड्यूरल साइनसेस, मेनिंजियल साइनसेस। क्रेनियल कैविटी के अंदर है कि बाहर है? क्रेनियल साइनसेस। क्या ले रहे हैं? सेरिब्रल ब्लड, सेरिब्रल साइनसेस। जो भी नाम तुम्हारे मुंह में आ जाए डाल दो। ज्यादातर 2 नाम डाल देते हैं, ड्यूरल वीनस साइनसेस, क्रेनियल वीनस, इस तरीके से 2 नाम डाल दो। नहीं भी है तो चलो 1 डाल दो, कोई मसला नहीं। आप समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर ये वेन्स इस तरीके से यहां पर जुड़ी हुई होती है। तो ये दोनों ज़ाहिर है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक ही तो है। ये तो और ऊपर है क्रेनियल कैविटी के अंदर, वो उसको खुला मैदान मिला है और साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ये दोनों भाई थे, तो ज़ाहिर है वो एलोबरेट ज़्यादा हुआ है, वो ज़्यादा पढ़ लिख गया है। था तो वही न्यूरल ट्यूब, वो उसका प्रिमिटिवली अगर आप उसको पीछे जाके देखें तो वो तो एक ही न्यूरल ट्यूब से। ये बढ़ नहीं सका इसलिए क्योंकि यहां पर 2 तरफ से इसको ऐसे कंप्रेस किया गया है कि वो बढ़ ही नहीं सका। स्पाइनल कार्ड में देखिए ना, 2 तरफ से क्या है, उसे सोमाइट्स ने दिया स्क्लेरोटोम, उसने स्क्लेरोटोम जकड़ के रख दिया उसको, वो डेवलप हो गए, उनका बन गया है वर्टिब्रल कॉलम, उसका बन गया है वर्टिब्रा। इस बेचारे का कुछ न बन सका। इसके अंदर जो इनहेरेंट कैपेसिटी थी उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन एक्सपेंड नहीं हुआ है। वो धागा सा रह गया, वो एक कॉर्ड सा रह गया, और आज उसका नाम डाल दिया तुमने स्पाइनल कॉर्ड। नाम इसका यही डाला ना, स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली स्पाइनल नाम भी उसका अपना नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। स्पाइन तो वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं। स्पाइन के अंदर पड़ी हुई रस्सी, अब आप अंदाजा लगाओ क्या उसका नाम डाला हुआ है, यानी उसका नाम भी अपना नहीं इसका। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई घर का मेंबर हो, कोई सीनियर, उसको आप कहेंगे हाँ वो जो कमरे में पड़ा हुआ है बूढ़ा। पर इतनी इंसल्ट, मतलब इससे ज्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है। अच्छा खासा वो ब्रेन को ब्रेन की कितनी तारीफें करते हैं, दिमाग फला ये वो, और इस बेचारे को पूछता ही नहीं, नाम ही नहीं इसका अपना। हालांकि इसका नाम है स्पाइनल मेडुला, स्पाइन के अंदर रहा हुआ मेडुला, उसका अपना पर्सनल नाम है, लेकिन वो मेडुला का नाम भी खींच लिया किसने?
मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं, हालांकि वो है ऑब्लोंगेशन ऑफ मेडुला, कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला। तो मेडुला नाम इसका है, उसका नहीं है। कभी सुना है आपने कि इसका नाम मेडुला है? स्पाइनल कार्ड का नाम मेडुला है, उसका अपना पर्सनल नाम है, उसका ऑफिशियल स्कूल में नाम है स्पाइनल मेडुला, लेकिन उसको आपने नाम डाल दिया रस्सी वो जो स्पाइन में पड़ी हुई है, स्पाइनल कार्ड। उसका अपना पर्सनल नाम भी नहीं, ऐसा हाल किया है उसका, हालांकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सारे स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पर मौजूद हो, तो आप अगर इन 7 कंपोनेंट्स को तो आप करेंगे ही। ये और बात है कि उसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ करके 3 कंपोनेंट को मिला के एक ही हमने पुराने स्नेल के अंदर ये 3 कंपोनेंट अलग दिए हुए हैं। 5वीं या 4थी एडिशन में आप देखेंगे ना, बोन्स अलग डिस्कस किया है, मेडुला अलग, मिड ब्रेन अलग। आप बिलीव करेंगे हम उस जमाने में भी जब मैं पढ़ाता था, मैं उस जमाने में ब्रेन स्टेम मैंने इकट्ठा पढ़ाया है और मैंने देखा ये तो एक ही है सारा कुछ, उसके तो कंपोनेंट ही सेम है, नर्व्स अलग अलग है, ये अलग है, न्यूक्लिया अलग है, ये सारी चीजें अलग है, मानता हूं, लेकिन सारी आइडेंटिकल। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो स्पाइनल कार्ड का ही रिफ्लेक्शन है। आप देखेंगे ना, तो ये स्पाइनल कार्ड, जब भी मैं आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, तो पहले स्पाइनल कार्ड रखूंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि ये और ये एक ही थे, उसमें चेंजेस कैसे आई हैं, तो उनकी चेंज किस तरीके से आई, तो शेप कैसे चेंज हुआ है उसका, वरना उसके बेसिक कंपोनेंट सेम है। जैसे एक इंसान, 2 इंसानों को आप रखो तो अब लगेगा भाई इसका एक नाक है, 2 आंखें, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन वो मोटा हो गया है इस तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ऐसे बेसिक वो ही है उसका। तो ये एक चीज देखा जाए तो स्पाइनल कार्ड, लेकिन बहरहाल थोड़ा डिफरेंस है इसलिए, लेकिन इन तीनों में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, मेजर चीजें सेम है इनके अंदर। शेप उनका चेंज हुआ है तो बताएंगे क्यों चेंज हुआ है, लेकिन उसके अंदर तो वही चीज है ना, एक नाक, 2 आंखें और 2 कान वगैरह, तो वो सेम चीजें उसके अंदर आप पाएंगे। इसलिए इन तीनों को एक साथ ही क्यों ना पढ़ें ब्रेन स्टेम के तौर पर। और अगर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम को एक साथ रखो तो दोनों आपको 180 डिग्री पे सीधी लाइन की तरह नजर आते हैं, क्योंकि फिर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम को 2 चीजें मानते हैं, चलो, लेकिन दोनों की बिल्कुल एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, दोनों को मैच कर। सबसे बड़ा फीचर तो यह है कि इनके साथ लगी हुई हैं नर्व्स, जैसे स्पाइनल कार्ड के साथ तो वैसे उनके साथ, इनके साथ 31 तो उनके साथ 10। आप कहते हैं होती तो 12 है तो उनको 2 को तो हम नर्व्स ही बड़ी मुश्किल से मान रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो नॉन क्लासिक, क्लासिक नर्व्स ही नहीं है वो, तो बेसिकली एक्सटेंशन से ब्रेन की, ब्रेन ऐसे एक्सटेंड करके उसका एक हिस्सा जो है वो आंख में चला गया है, जिसको रेटाइना नाम दे रहे हो तुम लोग, वरना तो वो एक्चुअली वो रेटाइना है, वो जब तक गया है तो उसका नाम तुमने नाम जबरदस्ती तो नर्व नाम डाला हुआ है आपने, ऑप्टिक नर्व। तो वो ऑप्टिक नर्व तो एक तरह से नर्व है, आप मान लें उसको, लेकिन वो ऑप्टिक नर्व है, वो नर्व तो आपकी, वो आप चल के दिखाएंगे आपको, वो नर्व जो है बनी हुई है किससे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। कभी देखिए कोई नर्व सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से बनी हुई कोई नर्व? सेंसरी नर्व होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं ना, यहां से लगे हुए हैं आपके सेंट्रल एक्सॉन्स, वहां से आपके स्टिमुलाई चल रहे हैं, सेल बॉडी आपके बाहर बैठी हुई है और आपके सेंट्रल एक्सॉन अंदर। मुझे आप बताएं कोई फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेल बॉडी में बाहर आके रिले हुआ हो और वहां से नर्व बन के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की नर्व बनी हो? कभी कभी नहीं। ऑप्टिक नर्व जो है ना, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बनी हुई है, और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी किधर बैठे हुए? किसी गैंग्लियन में नहीं, भले उनका नाम गैंग्लियनिक सेल्स हो, लेकिन रेटाइना के अंदर बैठे हुए। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी रेटाइना के अंदर, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी रेटाइना के अंदर। वो ब्रेन है एक्चुअली, वो तो नर्व है ही नहीं, तो चीजें मिलती ही नहीं है नर्व जैसी। और आगे चल के उनको एहसास हो जाता है कि ये नर्व है, थोड़ा टर्न करके इधर उधर होगी, सेम ऑर्डर न्यूरॉन के बाद उनको होश आ जाता है, अब बोलते हैं ये ट्रैक्ट है। सेम नर्व सेम ट्रैक्ट, उसी कोई ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन ही चेंज नहीं। चल के देखेंगे आप वहां पर ये सारी चीजें। तो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम दे लुक आइडेंटिकल। सबसे बड़ी आइडेंटिकल उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके साथ जुड़े हुए हैं नर्व्स। और ये पूरा जितना भी आपने यहां पे देखा, इसको उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 6 कंपोनेंट्स आप देखेंगे, ये 7वां कंपोनेंट आप मेनिंजीज देखेंगे। तो मेनिंजीज के साथ फिर आपको साइनसेस भी करने होंगे। तो ये आपका 7वां कंपोनेंट, जैसे ना कि बच्चा पैदा हुआ, उसके तो बेसिक कंपोनेंट जो हैं सो हैं, लेकिन आते ही उसको फिर कपड़े चढ़ा दिया आपने, तो ये भी कंपोनेंट उसका हुआ। और फिर जैसे आगे बढ़े तो पता चला कि इसको फिर खाना भी चाहिए। इसका मकसद है कि इसकी ब्लड सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिजीज तो ब्लड सप्लाई के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ये जो आप कहते हो स्ट्रोक हो गया फलां, तो ये क्या है? ये ब्लड सप्लाई की कट ऑफ होने की वजह से हुआ है। आधे से ज़्यादा डिजीज आपके वार्ड भरे हुए हैं सिर्फ इस काम की वजह से। ये बाद के काम तो बाद की बातें हैं, और डिजीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन आधे केस तो आप ये देखेंगे। हेमीप्लेजिया जिसको हम कहते हैं, स्ट्रोक का केस आ गया भाई, तो ये स्ट्रोक का केस क्या है? ये ब्लड सप्लाई। तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई किए बगैर आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ब्लड सप्लाई किस पार्ट को है और उस पार्ट का क्या फंक्शन है? उस ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से ये पार्ट डिफेक्टिव हो गया, तो कौन सा फंक्शन डिफेक्टिव हो गया? वो तो नहीं है कि आपको ऐसे आपको पता चल जाए कि कौन सा पार्ट है। आप जब एग्जामिन करेंगे तो ये डेफिशिएंसी है वर्क की, ये फलां नर्व इन्वॉल्व हो गई, ये फलां है नर्व, तो नर्व ना हुई तो ये नर्व वहां से निकलती है, और ये नर्व वहां से निकलती है तो इस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा।
उस एरिया में ये 2-4 और फंक्शंस होते हैं तो ये भी डेफिशिएंट होंगे, मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ। तो इसका मकसद है कि एग्जामिनेशन के दौरान तो ये सारी चीज़ें जब आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा। इसका मकसद ये है कि आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या पूरी न्यूरोन एनाटॉमी करते हैं तो उसके अंदर पहली चीज़ मैंने बताया, उठते ही आप पहला काम तो करेंगे स्पाइनल कार्ड करेंगे। हम नीचे से जाते हैं ऊपर से सेरिब्रम से नीचे नहीं आते। तो सबसे पहले स्पाइनल कार्ड और ऊपर जाएंगे तो मेडुला ऑब्लांगेटा, देन पॉन्स एंड देन मिड ब्रेन। सेरिबेलम नहीं, ये 3 करके, क्योंकि हमें ब्रेन स्टेम करना होता है ना, और उसके बाद फिर लौट के आए और करो आप सेरिबेलम, और जाए तो डायनसेफलॉन, और आखिर में टेलेंसेफलॉन, या उनमें से एक उठा लो बस, सेरिब्रम। ये 7 कंपोनेंट, और फिर मेनिंजीज। अब मेनिंजीज जब आप करेंगे ना तो मेनिंजीज के साथ ये जो आप स्पेसेस वगैरह देखते हो ये तो करेंगे ही, तो मेनिंजीज के साथ उसके साथ आप साइनसेस भी करेंगे, जाहिर है, ठीक है, ये साइनसेस भी करेंगे तो ये स्पेस भी तो आएगी ना, जाहिर है, सबआर्कनॉइड स्पेस यहां भी आएगी, ऊपर भी आएगी। ये अब देखो यहां से ये देखो काफी ट्यूबुलर एक स्पेस है ना, पोटेंशियल स्पेस है, ट्यूबुलर स्पेस है एक तरह से। लेकिन जैसे मैंने जहां ये देखो अंदर डिप किया तो क्या ये अंदर गया क्या? नहीं, तो यहां से तो ये वाली स्पेस इस स्पेस के विड्थ में फर्क है कि नहीं है? ये वाइडर स्पेसेस है, ये समझ गए, ये वाइडर स्पेस है, जहां से ये वाइडर, ऐसी वाइडर स्पेसेस होंगे तो होगी तो सबआर्कनॉइड स्पेस ही ना, समझ। तो ये वाइडर, ऐसी वाइडर स्पेसेस का नाम होता है सिस्टेंस। मैं इसकी इसे मिसाल देता हूं, जैसे आप बाहर का ड्रेनेज सिस्टम है आपका, शुरू में तो ये नालियां ऐसे आती, अचानक मैनहोल आ जाता है ना, को मैनहोल में कोई मिनरल वाटर पड़ा हुआ होता है क्या? वही गंदा पानी भी उसके अंदर, वो उसके अंदर वो पानी, अरे क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म होगा, जाहिर है वो जगह खाली छोड़िए तो उसका कोई फायदा होगा। तो ये इस तरीके से फिर वो ट्यूबुलर हो गया, इस तरीके से फिर अचानक, तो ये सिस्टेंस कर, तो सिस्टेंस इज एक्चुअली मॉडिफाइड और अल्टर्ड पैटर्न ऑफ सबआर्कनॉइड स्पेस, समझ, उसको सिस्टेंस कहते हैं। तो सिस्टेंस भी आप समझ लें यहाँ पे। तो ये मेनिंजीज वगैरह ये तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? सीएसएफ। सीएसएफ यहां बनता तो नहीं है कि यहां पड़ा हुआ हो, इसका मकसद ये है कि बनता अंदर है वेंट्रिकल्स में, वो सेंट्रल कैविटियों में अंदर से पास होता है। इसका मकसद है कि अगर मैं सेंट्रल कैनाल को यहां से ट्रेवल कराऊं, इनसे ट्रेवल करा के यहां ले आऊं, तो ये सीएसएफ यहां बनता है। ये सीएसएफ बाहर निकालना होगा कहीं ना कहीं से। ये बाहर जो नालियों में पानी गंदा होता है, ये गंदा आपके घरों से ही तो आता है ना। इसका मकसद है कि आपके घर के अंदर पूरे नेटवर्क को एक सुराख से बाहर निकाल के उसमें डालेंगे, ये एक घर का, फिर दूसरे घर का, तीसरे, इस तरह की। इसका मकसद है कहीं बाहर एक सुराख होगा, किसी न किसी जगह पर हम सुराख करेंगे जो अंदर की सेंट्रल कैविटी से, ये अंदर सेंट्रल कैनाल से क्या करे, वेंट्रिकल्स को बाहर कनेक्ट करे, ताकि ये सीएसएफ यहां आ जाए। तो ये सीएसएफ बाहर आएगा इस तरीके से। कभी भी खुदा न खासा इस सीएसएफ में, सुराख में अगर कोई ब्लॉकेड आ गया ना, तो अंदर सेंट्रल कैनाल के अंदर ये पानी जमा होता रहेगा। अब बाहर अगर मैं बंद कर दूं तो ये सारा पानी कहां जमा होगा? पहले आपकी नालियों में, और नालियों में होने के बाद वो कहां से निकल के आ जाएगा? जहां से वो जाता है, सारे बाथरूम गंदे पानी से भर जाता है। तो यहां भी ऐसा ही होगा। तो वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर होगा, क्योंकि वो सीक्रेशन थोड़ी छोड़ेंगे। और ये प्रेशर जब यहां भी होगा, तो जब आप कैविटियों के अंदर होते हो, जब प्रेशर पड़ेगा तो वो जो सेंट्रल कैनाल या कैविटियां या जो वेंट्रिकल होते हैं, उनके वाल कौन बनाता है? न्यूरॉन्स के कलेक्शंस, वो सब कुछ। क्या होगा वाल? क्या होगा? अरे वो न्यूरॉन्स ही थे ना। जब आपको इस तरीके से मैंने काट के यहां दिखाया था लाइक दिस, तो ये अंदर से ये सेंट्रल कैनाल था, तो बाहर क्या था? ये न्यूरॉन्स थे, टचिंग एपिथेलियम। ये अभी एपिथेलियम तो इतना थिन सा है ना, एपिडेर्मल जिसको हम कहते हैं, लेकिन जहां जो प्रेशर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? न्यूरॉन्स पे। और न्यूरॉन के होते हैं फंक्शंस मल्टीपल। तो ये हो जाए इंट्रा, आपका प्रेशर अंदर बढ़ेगा किसमें? वेंट्रिकल्स में, और सारे सेंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। इसका दी हाइड्रोसेफेलस। क्या हो गया है? सुराख बंद हो गया है। सुराख खुला भी रहा ना तब भी हाइड्रोसेफेलस हो सकती है, आगे चल के बताऊंगा क्यों। ये अगर हो गया, इसका मतलब अगर ये सुराख बंद किया तो 2 कंपार्टमेंट आपस में जुदा हो गए एक तरह से। कौन कौन? वेंट्रिकुलर सिस्टम। किससे? सबआर्कनॉइड स्पेस से। माने आपके घर के अंदर तो पानी जमा हो रहा है, बाहर नालियां भी हैं, लेकिन वो दरवाजे पर जो आपको सुराख है जहां से ये पानी आता है आपका आखिरी, वो बंद हो गया।
ये हाइड्रोसेफेलस है। क्या कम्युनिकेशन है इन दो कंपार्टमेंट्स के बीच में कि वो कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गई है? इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। लेकिन अगर खुला हुआ हो फिर भी आपके घर में पानी जमा है तो फिर ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। इसकी मिसाल, इसका काज कोई और हो सकता है। इसका काज आपके घर में नहीं, उस सुराख में भी कोई मसला नहीं। मसला यह है कि बाहर से जो ड्रेनेज है वो आगे से कहीं ब्लॉक है। तो आप कहेंगे आगे से माना कोई सबारकनाइड स्पेस में कोई गड़बड़ है, यकीनन, क्योंकि सबारकनाइड स्पेस में जो CSF है वो बिलाखिर साइनसेस में जाएगा, आखिर में वो साइनस में जाएगा। खास तौर पे कौन सा, वो जो सेंटर में यहां मौजूद है बड़ा सा साइनस, तो वहां पर भी साइनस में, उसको हम सुपीरियर सजाइडल साइनस कहते हैं। ये सेंटर में होता है, सजाइडल प्लेन पर सिंगल बड़ा साइनस होता है, उसके अंदर मेन वहां पर जाएगा। ये आप जहां पे देख, इसका मकसद ये हो गया कि जब आप मेनिंजीज करेंगे तो क्या सिर्फ मेनिंजीज करेंगे कि उसके साथ आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम भी करना होगा, समझ गए? तो इसको वेंट्रिकुलर सिस्टम भी इसके साथ ही 8वां आप यहां पर ये करेंगे। क्या सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टम कि उसके साथ CSF की सर्कुलेशन भी करनी होगी? साथ ही हो जाएगी ना, जाहिर है। बाहर से जब आप साइनसेस और ये लेंगे और स्पेसेस लेंगे मेनिंजीज की, और अंदर से वेंट्रिकुलर सिस्टम लेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? CSF की सर्कुलेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर तो 2-4 डिजीजेस डेवलप होने वाली है। तो 8वीं चीज ये होगी। फिर जो 9th चीज होगी आपकी, वो मैंने अभी अभी आपको बताया, वो ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, दिस विल आल्सो बी डन, ये भी आपको करना पड़ेगा। जिससे कहा ब्लड सप्लाई, तो ये ब्लड सप्लाई पे आपको करनी पड़ेगी, और उसके साथ ब्लड सप्लाई जब आप करेंगे तो फिर उसके साथ वीनस ड्रेनेज भी साथ साथ आप कर लेंगे। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसकी डिजीज कम ही होती हैं, लेकिन बहरहाल होती हैं कि जिन आर्टरियों से, जिन नामों से आपने आर्टरियां भेजी हैं अंदर टू सप्लाई ऑल ऑफ देम, उन नामों के साथ जो वेन्स वापस आती हैं उनके नाम सेम नहीं होते, ऐसे ही जैसे हार्ट में, तो इनके नेम ऑलमोस्ट यूं समझ लीजिए डिफरेंट होते हैं, सवाए 1-2 वेन्स के जिनके आर्टरियों जैसे नाम है, वरना सबके नाम वेन्स के नाम से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि वेन्स मोस्टली ऐसे नहीं होती कि वेन से वेन निकली इस तरीके से नहीं, वेन्स जब वापस आती हैं तो दे इंटर इनटू द साइनसेस, फिर साइनस जुड़ा के फिर आ जाता है जुगुलर वेन में। लेकिन आर्टरी तो होती है कैरोटिड, वेन होती है जुगुलर, क्योंकि कैरोटिड नाम की कोई आर्टरी नहीं है, रादर कोई वेन नहीं है, जैसे जुगुलर नाम की कोई आर्टरी नहीं होती। तो नाम वेनों के आर्टरियों के साथ कोऑर्डिनेट यानी समझ लो सिंक्रोनाइज नहीं करते, वो आइडेंटिकल नहीं है नाम। वैसे तो उमन वेन्स और आर्टरियों के नाम एक जैसे होते हैं। तो 9th चीज ये है। और 10th जो चीज होगी वो होगी इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस। हम कोशिश यही करेंगे कि क्लिनिकल कोरिलेशन जहां जरूरत पड़ती है हम उसी वक्त उसके कर देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ये एक आर्गन है, एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में ये नहीं कि मेडुला का प्रॉब्लम, अकेला मेडुला का प्रॉब्लम हो सकता है, हो भी सकता है, अगर हुआ तो हम कर लेंगे वहां पर। लेकिन अगर मेडुला के इस प्रॉब्लम का वास्ता किसी और आर्गन के साथ भी है तो फिर उस वक्त उसको करने का फायदा नहीं होगा। उस वक्त तब करेंगे जब वो पूरा पोर्शन हो चुका होगा, तब उसको करेंगे। तो मैं कोशिश करके क्लिनिकल साथ में कराता रहूंगा, जहां जहां मैं समझूंगा कि आर्गन स्पेसिफिकली ये क्लिनिकल कोरिलेशन उसके साथ लागू है, कोई और चीज इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो हम कर लेंगे उसको वहां पर। 10 चीज ये इस तरीके से पूरा आपका सिलेबस चलेगा न्यूरोएनाटॉमी का। अब ये पूरा जब आप यहां पे देख रहे हो तो मैंने बताया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जहां आप करना चाहिए ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, आप पेरिफेरल का क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे जैसे सेंट्रल का कोई पार्ट करेंगे उसके साथ जो चीज जुड़ी हुई होगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साथ साथ करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं स्पाइनल कार्ड करा दूंगा, मैं स्पाइनल नर्व नहीं कराऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो भी आपको करना होगा साथ में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साथ साथ ही होता जाएगा, वो अलग से नहीं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मकसद है कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसने बनाया? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विल बी द नर्व्स अटैच्ड टू आइदर टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कार्ड एंड समथिंग अदर एसोसिएटेड थिंग्स आल्सो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नर्व्स ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कुछ और भी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल होंगी, क्योंकि सिर्फ नर्व्स थोड़ी होती हैं, आगे से तो बहुत सारी और भी चीजें जैसे प्लेक्ससेस वगैरह, गैंग्लियन, ये वो, ये सिर्फ नर्व्स तो नहीं ना है, ये सारी चीजें यहां पर। और जब भी आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ गई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसलिए जरूरत पड़ गई कि सारी चीज प्रोसेसिंग ये वो सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा, मानते हैं, लेकिन इसका मकसद है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अंदर बैठा हुआ है, उसके क्लाइंट तो बाहर बैठे हुए हैं, उन पर ही वो एक्शन जताएगा। तो वो जो मोटर एक्टिविटी है, वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इमर्ज होगी, मोटर एक्टिविटी तो वहीं से इमर्ज होगी ना, वो वहां से जो इमर्ज होगी तो वो टारगेट किसको करेगा? अपने
अपने पेरिफेरल क्लाइंट्स को, और पेरिफेरल क्लाइंट्स मोटर एक्टिविटी जिन पे अपना हक जता सकती है, या मोटर एक्टिविटी के जो क्लाइंट्स हैं जो उनकी बात मानते हैं, सुनते भी हैं उसकी बात, उस हिसाब से वो बिहेव भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वो दो चीज़ें हैं। कौन? एक मसल्स और दूसरा ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स भी कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहलाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। समझ गए? जिसका दी इफेक्टर ऑर्गन्स, ये इफेक्टर ऑर्गन्स है। इसका मकसद ये है कि मोटर एक्टिविटी यहां से जनरेट होती है। और जब बात करते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स की, तो इसका मकसद ये है कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कंपोनेंट इसका होगा मोटर और दूसरा होगा सेंसरी। जब बात करेंगे आप मोटर की, तो इसमें होंगे फिर दो, क्योंकि आगे क्लाइंट्स हैं आपके दो, और दो में भी ऐसा देखा जाए तो मसल्स 3 टाइप्स के हैं और ग्लैंड्स 2 के हैं, 2 में से क्लाइंट आपका एक है, इफेक्टर ऑर्गन एक है। तो सही मामले में देखा जाए तो 4 कंपोनेंट्स, 4 क्लाइंट्स हैं आपके, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें से 3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपके विल में नहीं है, जो आपकी मर्जी से नहीं चलते, वो इनवॉलेंट्री है। इसका मकसद है कि मोटर जो कंपोनेंट है एक इनवॉलेंट्री है और एक वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का क्लाइंट है कौन? स्केलेटल मसल, और इनवॉलेंट्री का क्लाइंट है यानी इफेक्टर ऑर्गन है कौन? स्मूथ, कार्डियक मसल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है। ये जो वॉलेंट्री होता है आपका, जो स्केलेटल मसल है, ये आपके विल में है, ये नहीं है। तो इसका मकसद है कि मोटर कंपोनेंट 2 होते हैं, इसके लिए अलग न्यूरॉन्स जाते हैं, इसके लिए अलग न्यूरॉन्स जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन इसका अंदर जो असल जो बीज है वो क्या है? न्यूरॉन। वो न्यूरॉन कहां होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी आप अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसका मकसद ये हो गया कि ये अगर आप स्पाइनल कार्ड लेते हो तो ये वॉलेंट्री जो है, ये वॉलेंट्री की सेल बॉडी इधर पड़ी हो, ये बाहर निकला और टारगेट किया किसको? स्केलेटल मसल को। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हुआ, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हुआ। ये क्या है? ये सेंट्रल एक्सॉन है जो बाहर निकला है। अब ये एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ और एक एक्सॉन मिलेगा, और मिलेगा, और मिलेगा। माइलिन बनाओगे, उसको पैक करोगे, और पैक करके आप नाम डाल दोगे कि ये मेरी नर्व। अगर 2 लाख फाइबर से बनाया है तुमने, तो उसमें से चलते चलते एक ब्रांच की जरूरत पड़ गई, 50 फाइबर तोड़ के ब्रांच बना लो, बाकी 2000 में से बाकी को चलाओ। एक और ब्रांच मिल गई तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, ये ब्रांचेज हैं, लेकिन असल ऑर्डर अंदर से आ रहा है। समझ गए? तो ये नर्व्स इस तरीके से। लेकिन जब बात आएगी आपकी वॉलेंट्री की, तो वो तो न्यूरॉन ही अलग है, तो उसकी सेल बॉडी है, उसकी सेल बॉडी अंदर अलग से बैठी हुई है। जैसे ये बाहर आएगा, ये इसका एक्सॉन, जैसे ये बाहर आया उसी नर्व के ऊपर चढ़ेगा। इनवॉलेंट्री की अपनी नर्व्स नहीं होती, बेसिकली तो नहीं होती इनकी नर्व। जब तक जरूरत न पड़ जाए, बहुत ज्यादा जरूरत मजबूरी हो जाए, तो फिर ये अपनी नर्व बनाती है, वरना नहीं बनाती। वरना ये बनी बनाई नर्व्स पे चढ़ती है। जैसे पहले वॉलेंट्री चढ़े हुए हैं, ये भी उसी के ऊपर चढ़ेंगी। आपने देखा है ना, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है एक सेंसरी रूट, एक मोटर रूट। जो मोटर रूट होता है उस पर सिर्फ वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री भी होते हैं? इनवॉलेंट्री होती है। फिर इनवॉलेंट्री अपना रूट बनाए ना, फिर नहीं, अपना रूट पे नहीं बनाते, एक ही रूट पे चढ़ जाते। गाड़ी जा रही है तो भाई जो लोग जा रहे हैं सब, उसमें से 2 बच्चे भी हैं, उसमें बिठा दो। ये थोड़ी बिठाओगे कि ये दो लड़के हैं, ये आप इसमें नहीं बिठा सकते। भाई लड़के हैं तो जो गाड़ी जा रही है उसमें भी एडल्ट्स बैठे हैं, वो भी सब मर्द हैं, ये 2 बच्चे हैं, अब बिठा दो। हाँ, जो औरतों की गाड़ी है चलो वो रेस्ट्रिक्टेड है कि भाई उसमें मेल नहीं बैठेंगे, भले बच्चे ही क्यों ना हो, तो मोटर में ही बिठाएंगे आप। ये तो है ना, ये मोटर है, ये इसमें एडल्ट्स जा रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये भी मेल हैं, बिठा दो उनके अंदर। तो ये जो बच्चे हैं वो कौन है? ये ग्रीन कलर के बच्चे हैं, समझ लो। तो उसी गाड़ी में बिठा दो। ये अपनी गाड़ी नहीं बनाएंगे, 4, 5, 8 बच्चों के लिए क्या अपनी गाड़ी बनाए? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है, तो तादाद भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री है, क्योंकि इतने कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पे इनको कम ही मिलते हैं। वो कम मिलते हैं तो आप इसी गाड़ी से काम चला लो, जब तक बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए कि ये गाड़ी उधर जा ही ना रही हो। तो पर जब तक जा रही है तब तक तो ले जाओ इनको। ये आगे चल के फिर लम्स नहीं जा रही ना गाड़ी, हैदराबाद से जामशोर तक तो जा रही है ना, तो यहीं से मैं क्यों अपनी गाड़ी करूं? मैं जामशोर में उतर के वहां से टैक्सी पकड़ लूंगा या मैं वहां से रिक्शा पकड़ लूंगा, तो यहां से कम 20 किलोमीटर तो मैं पॉइंट से चला जाऊं। तो ये ऐसा ही करती। तो ये इस तरीके से यहां पर आपको मिलता है, तो ये इसी से जाती है, ये इनवॉलेंट्री वाले न्यूरॉन से। तो अंदर न्यूरॉन का अलग से सेल कलेक्शन होगा, जैसे यहां न्यूरॉन का अलग से सेल कलेक्शन होता है।
और ये ऐसे ही चलते चलते कहां जाएंगे, अपने क्लाइंट्स तक, यानी अपने इफेक्टर ऑर्गन्स तक, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंचेंगे। अब ये जो यहां पर आप देख रहे हो, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है मोटर सिस्टम में। ये मोटर सिस्टम जब बाहर निकलता है तो इसका एक्सॉन सीधा टारगेट करता है अपने स्केलेटल मसल, किसी से रास्ते में बात ही नहीं करता। वो ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद इसका एक और न्यूरॉन बाहर इंतजार करेगा। आप देखो ये न्यूरॉन जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा, क्योंकि ये बाहर है, ये समझ गए, ये बाहर है। तो ये न्यूरॉन यहां आके करेगा रिले, तो इधर रिले किया इसने, और यहां से रिले होने के बाद जो इसका एग्जान है फिर सेमी नर्व पे चढ़ जाए, उसकी मर्जी है। अब ये पहुंच जाएगा अब आपका, अब इसका क्लाइंट इसकी बात मानेगा। ये अगर सीधा जाता ना ग्रीन, तो क्लाइंट इसकी बात ना मानता। और ये जो इस वक्त यहां पर है, ये सेल बॉडी की कलेक्शन है और ये इनवॉलेंट्री है। बाहर एक कलेक्शन एक नहीं है, बहुत सारी होगी, तो नोडल की तरह होगा, नाम इसका गैंग्लियन हो जाएगा। और इस गैंग्लियन में क्या करेगा, पहला वाला न्यूरॉन दूसरे वाले न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा। इसलिए जो बाद वाला न्यूरॉन है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक भी कह सकते हैं, और जो पहला वाला है उसको प्री साइनेप्टिक, ज्यादातर हम कहते हैं प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक, बेसिकली साइनेप्टिक होते हैं। इनवॉलेंट्री का ये खेल होता है, तो फर्क है ना दोनों में। और इनवॉलेंट्री का ये खेल, और ये मेरे कंट्रोल में जो नहीं है, तो इसके लिए हमने इस मोटर सिस्टम का नाम डाल दिया हमने ऑटोनॉमिक मोटर सिस्टम, इसको एएनएस कहते हैं। तो एएनएस का पेरिफेरल है कि सेंट्रल है, दोनों है। उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ये है, उसका पेरिफेरल पार्ट है ये है, समझ गए। तो इसका मतलब फंक्शनली मैंने इसको डिवाइड कर दिया। वैसे तो मेरी तरफ से ये मोटर सिस्टम है, लेकिन फंक्शनली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, वो दोनों में फर्क है। और इससे ये नर्व बनी है हमारी। अब ये जो नर्व बनी है तो इसके अंदर ये तो दो हैं ही, साथ में जब मैं यहां जाऊंगा, और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये उन ऑर्गन्स को सप्लाई करता है जो बेसिकली मेसेनकाइम से डेवलप होते हैं, और ये ज्यादातर उनको सप्लाई करता है जो बेसिकली सोमाइट से या सोमेटिक लेटरल प्लेट से डेवलप होते हैं। स्केलेटल मसल आपको पता है, लिम्ब के स्केलेटल मसल कहां से डेवलप होते हैं, सोमेटिक लेटरल प्लेट से, और जो सेंट्रल है वो जो एक्सियल है वो तो सोमेटिक तो कह सकते हो ना, तुम इसका नाम क्यों नहीं डाल देते सोमेटिक नर्वस सिस्टम, डाल सकते हैं। और वो किधर से डेवलप होते हैं, मेसेनकाइम से, मेसेनकाइमल को कहते हैं विसरल स्प्लैंकिनिक, तो तुम इसका नाम डाल सकते हो विसरल सिस्टम। तो मोटर सिस्टम में दो ऐसे हो गए। वैसे इनवॉलेंट्री भी बहुत अच्छा नाम था, फिर इनवॉलेंट्री का नाम ऑटोनॉमिक भी डाल दिया आपने। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या वो सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स हैं उसके, कि वो है ही मोटर कंपोनेंट, समझ ले। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर तो आप कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो विसरा की तरफ जाता है उसके अंदर तो फिर सेंसरी फाइबर भी होते हैं, भले होते होंगे, लेकिन जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उस सेंसरी पार्ट को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एन एक्सक्लूसिवली अ मोटर सिस्टम दैट एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स और इज रिलेटेड टू विसरल ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री क्लाइंट्स, इनवॉलेंट्री फैक्टर्स। तो ये तो यहां है, लेकिन हमारे पास क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ये, तो इसका मकसद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सोमेटिक पार्ट होता है इसमें सिर्फ फाइबर ही फाइबर होते हैं, लेकिन वो जो इनवॉलेंट्री वाला ऑटोनॉमिक होता है उसमें फाइबर्स के साथ सेल बॉडियां भी होती हैं, समझ गए। तो ये यहां पर हो गए। और अंदर जो है सेल बॉडी, तो क्या फिर जो सेल बॉडी बाहर है ऑटोनॉमिक की, तो क्या अंदर नहीं होती है, क्योंकि न्यूरॉन सिस्टम है तो अंदर भी होती है। प्री गैंग्लियनिक की हमेशा अंदर होगी, पोस्ट गैंग्लियनिक की हमेशा बाहर होगी, जबकि वहां होती है एक है, वो जो एक होती है वो तो अंदर लाजमी होगी, वो बाहर होगी ही नहीं। जबकि बात जब आप आएगी ना सेंसरी की, तो सेंसरी के अंदर फिर आप यहां पे देखोगे कि यहां वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री तो नहीं है, यहां दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हो कि सरफेस से इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इंटरनली का मकसद यह है कि यहां सरफेस, और सरफेस से लेके जहां जहां होल है वहां भी 2/3 तक या हाफ तक, जैसे होल है नीचे एनस, तो एनल केनाल का लोअर हाफ, यूरेथ्रा का लास्ट डिस्टल मोस्ट पोर्शन, वजाइना का लोअर हाफ, माउथ का अंदर जाओ तो ओरल कैविटी का 2/3, आई में जाओ तो जो नजर आ रही है आई इतनी, कान में अंदर जाओ तो जहां तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन न रोक दे, नोज के अंदर जाओ तो जहां तक हाथ जाए आपका, ये सारी चीजें वो हैं जो सरफेस कहलाएंगी। आप बोले इतना सरफेस, अंदर सरफेस, ये सरफेस अंदर से ही ऐसे गया है। तो जितने होल है ना, ये 2 ये 4 और 1 ये 5 और ये 2 ये 7 होल यहां पर स्कल पर, यानी आपके फेस पर, और 3 होल नीचे इन फीमेल एंड 2 इन मेल। ये 10 होल जो हैं इनके जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो सोमेटिक बाय ओरिजिन है, समझ गए। तो हम उसको कहेंगे सेंसरी को क्या, सोमेटिक सेंसरी।
दैट इज कॉल्ड सोमेटिक सेंसरी। तो इससे बियॉन्ड क्या है, क्या इससे बियॉन्ड सेंसेशन नहीं है क्या है, वो विसरल कहलाएगी। इसलिए मैंने यहां पर मोटर को पहले ही विसरल और सोमेटिक में डिवाइड कर दिया, वरना मेरे लिए बड़ा आसान था वॉलंटरी इनवॉलंटरी समझाना। इसके लिए मुझे रुकना पड़ा, फिर मुझे थोड़ी एम्ब्रियोलॉजी को लेके आना पड़ा, थोड़ा फिर आपको स्टायर करना पड़ा कि भाई सोमेटिक विसरल, इसलिए नाम डाल रहा हूं, आप बुरा मत मनाना, क्योंकि आगे चल के फिर सोमेटिक और विसरल को मैच करेंगे हम, ताकि इक्वल तो करो इनको कम से कम, ये सोमेटिक एंड विसरल। लेकिन यहां जाके पता चला कि यहां मामला दो नहीं है, यहां मामला दो से ज्यादा है। यहां फिर बात हो रही है कि सेंसेशन सोमेटिक और विसरल जरूर है, लेकिन जो आपकी सेंसेशंस होती हैं यहां पर जनरल और स्पेशल का मामला भी है। यहां ऐसा नहीं था, वैसे तो यहां भी है, लेकिन यहां ज्यादा है, इधर भी है, आगे चल के बताएंगे क्यों है, यहां पर ज्यादा है ये, क्योंकि स्पेशल वो तो सबको पता है ना, जनरल सेंसेस स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस वो जनरली अवेलेबल होती हैं, जैसे ये पेन तो ये भी पेन, ये टच तो ये भी टच। लेकिन यहां टेस्ट है तो यहां कभी भी नहीं, यहां कहीं, वो यहां भी हर जगह नहीं, किसी खास जगह, तभी तो स्पेशल सेंस, ऐसे थोड़ी नाम पड़ा हुआ है। जिनके ऑर्गन्स सेपरेट हैं, जिनकी रिसेप्टर्स की लोकेशन सेपरेट है, और इत्तेफाक से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम नॉट ऑल, almost all of these special senses, they have their specific nerve even, उनकी अपनी स्पेसिफिक नर्व होती हैं। आपको पता है कि स्पेसिफिक नर्व वो जो स्पेशल सेंसेस को सबसर्व करें, और जगह ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि सोमेटिक विसरल पे तो बाद में डिवाइड करना, पहले स्पेशल और जनरल में तो करो, यहां नहीं किया था हमने। तो यहां जनरल एंड स्पेशल में आप डिवाइड करें, उसके बाद तुम्हें इजाजत है कि अब करो जाके क्या, और इधर भी आप कहेंगे फिर स्पेशल सेंसेस में कौन से सोमेटिक हैं, कौन से विसरल हैं? सारे स्पेशल सेंसेस सोमेटिक हैं, एक को छोड़ के। वो कैसे याद करें, कौन सा छोड़ के? जिस स्पेशल सेंस की अपनी स्पेसिफिक नर्व है वो सोमेटिक है। आप कहेंगे कौन से? पहले 5 स्पेशल सेंसेस तो ट्रेस करो, यहां से जाओ, फिर इधर आओ, फिर यहां आओ, फिर माउथ में जाओ। भाई होल्स ऐसे ही है ना आपके, पहले ये होल है स्मेल ऑल्फैक्टरी पहली नर्व, इसका मकसद है कि ये सोमेटिक। क्यों सोमेटिक? क्योंकि इसके पास अपनी स्पेसिफिक नर्व है जो सवाए स्मेल के और कुछ नहीं करती, तो स्पेसिफिक नर्व है ना इसको, तो ये क्या होगी? विसरल के सोमेटिक। तो ये पहली नर्व मन ऑल्फैक्शन, फिर आ जाए इधर विजन। विजन के लिए ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व सवा विजन के और कुछ नहीं करती, चाहे आंख में और 10 किस्म की और सेंसेशन हो, जैसे पेन, टच, टेम्परेचर, नथिंग, उसके लिए कोई और ले आओ, मैं नहीं करती, मैं एक ही काम करती हूं बस, विजन। तो ऑप्टिक नर्व, तो ऑल्फैक्शन के बाद क्या? विजन। ये गया और अब आप अंदर आए। ईयर के अंदर अल्लाह ने 2 काम रखे हैं। हियरिंग तो सबको पता है, बैलेंसिंग भी है एक, और अगर हियरिंग और बैलेंसिंग है तो वहां से निकलती है कंपोनेंट्स 2 नर्व्स के, जैसे आपको शियाटिक देखी थी ना, एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट नर्व एक की है, और वो जो बैलेंसिंग है उसको हम वेस्टिबुलर एक्शन कहते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो इसका मकसद यह है कि 3 और चीजें, 2 और होंगी, एक है क्या? वेस्टिबुलर वर्क बैलेंस का, और दूसरा है क्या? कॉक्लियर वर्क, जिसको हम कहते हैं हियरिंग का। तो इसलिए इसकी नर्व है कौन सी? इसकी नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये। तो 4 सेंस आउट ऑफ द 5 दे विल बी कॉल्ड द सोमेटिक। वैसे बहुत सारी बुक्स में ऑल्फैक्शन को विसरल कहा गया है, लेकिन आप ऑल्फैक्शन को विसरल मानना ही नहीं। किताब में आ जाए उधर को पेपर में तो चलो ऑल्फैक्शन को विसरल कह देना, इसको विसरल कहना ही नहीं। मैं साबित करूंगा, मैं आपको 6, 7, 8 चीजें ऐसी बताऊंगा जो साबित कर देंगी कि ये सोमेटिक है। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड ऑल्फैक्शन, विसरल, ये सारी 4। तो इसका मतलब एक सेंस रह गया ना माउथ के अंदर, वो टंग, वो टेस्ट। तो टेस्ट को अलग क्यों रखा? इसलिए अलग रखा क्योंकि उसकी टेस्ट को लेके जाने वाली जो नर्व है सेंसरी, वो स्पेसिफिक नहीं है। टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक नर्व नहीं। टंग बहुत बड़ी है ना, तो 3 नर्व्स की जरूरत होती है, आगे, पीछे और पीछे। 3 नर्व तो तुमने यहां गायब की, और 3 इधर करोगे तो 12 में 6 तो सिर्फ सेंसेस में ही चली जाएंगी, ये 3 तो गई। तो इसके अंदर क्या और मोटर फाइबर चढ़ेंगे क्या इनके ऊपर? नहीं। क्या इनके अलावा जो काम इनका था, इसके अलावा कोई सेंसरी चढ़ेगा इनके ऊपर? क्या कोई जनरल सेंसरी चढ़ा दूं, चढ़ेगा? नहीं। इसका मकसद है कि ये सिर्फ
ये प्योरली सेंसरी नर्व्स कहलाएंगी कि नहीं? क्या मैं इनके ऊपर वेरी प्योरली सेंसरी कह दूं इनको? कह सकते हैं, क्योंकि अगर इनके ऊपर ऑल्फेक्शन है, थोड़े पेन की फाइबर भी चढ़ा दूं तब भी वो प्योरली सेंसरी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? क्या मिक्स्ड हो जाएंगी? मिक्स्ड, मिक्स किसको कहते हैं? जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स, तुम इसको कहते हो ना। और जिसमें तुमने ऑल्फेक्शन का डाला वो सेंसरी है कि नहीं? उसके ऊपर तुमने पेन भी डाल दिया तो वो भी तो सेंसरी है ना। एक लड़कियों से, एक बड़ी लड़कियां हैं फॉर एग्जाम्पल फाइनल ईयर की, वो बड़ी लड़कियों की एक बस जा रही है, उसमें मैंने 2 छोटी सी बच्चियां भी बिठा दी, क्या ये को एजुकेशन हो गई? क्या ये मिक्स्ड हो गई? क्या नहीं, दोनों सूरत में क्या हुआ, वो बड़ी लड़कियां हैं, वो छोटी सी लड़कियां हैं। तो यहां ये अगर ये भी होता तब भी मैं इसको प्योरली सेंसरी ही कहता, इत्तेफाक से नहीं है। तो मैं एक नाम अपनी तरफ से इख्तरा करके, एक इनोवेट करके नाम डाल सकता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट हो। वैसे इस किस्म का कोई फ्रेज बुक में यूज नहीं किया गया है, तो यू कैन कॉल इट वेरी प्योरली सेंसरी नाम कह सकते हो अपनी तरफ से, बाहर जाके नहीं कहना चलो, लेकिन कह सकते हो। और कायनात में इन 3 नर्व्स के अलावा कोई भी प्योरली सेंसरी नर्व नहीं है, लेट अलोन वेरी प्योरली सेंसरी का तो कोई इख्तरा, वही तो कोई फ्रेज ही नहीं है। कोई भी प्योरली सेंसरी नर्व इस पूरे कायनात में है ही नहीं सवाए इन 3 के। तो इसका मकसद है कि प्योरली सेंसरी नर्व को काउंट करना या उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी नर्व प्योरली सेंसरी होती है? वो जो स्पेशल सेंसेस को सप्लाई करें सवाए टेस्ट के, वो प्योरली सेंसरी होती है। इनके अलावा ना तो क्रेनियल में कोई प्योरली सेंसरी है, ना तो स्पाइनल में, क्योंकि स्पाइनल तो हर नर्व एक मिक्स्ड नर्व है। तो ये इस तरीके से यहां पर होगा। तो ये यहां पर देखा, तो विसरल में बाकी क्या रह गया? टेस्ट, जिसमें चल के बताऊंगा कौन सी नर्व्स। लेकिन यहां अगर आप आए जनरल सेंसेस में, तो विसरा से कौन सी सेंसेस उठेंगी? वो जनरल सेंस जो विसरा से उठता है, समझिए। जैसे एल्वियोला से स्ट्रेच, जैसे आपकी नर्व्स में से आपका ब्लड प्रेशर, बेरोरिसेप्टर वगैरह, ये सारी चीजें जितनी भी आपको इंटरनल विसरा से जो सेंसेशन आती हैं, तो ये इंटरनल सेंसेशंस जो आपको विसरा से आए, और ये वो जो सरफेस से आए, और ये तो आपको पता है पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, मूवमेंट, ये वो सब, ये प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह, ये सरफेस से उठने वाली, ये 4 किस्म की सेंसेशंस होती हैं। और ये चारों किस्म की सेंसेशन, जाहिर है इनकी जितनी भी सेंसेशन होगी, इनकी बिगिनिंग कहां से होगी? बाहर से। जाहिर है सेंसेशन बाहर से आएगी, फील आपको अंदर से करवाएगा कोई, लेकिन आप स्टिमुलस तो बाहर से भेजेंगे ना। तो स्टार्ट वो किधर से लेगा? रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर नहीं कहा करो, सेंसरी रिसेप्टर। और वो स्पेसिफिक होते हैं, पेन वाला अलग होता है, विजन वाला अलग होता है, हर एक का अपने अपने नाम है। जैसे विजन वाले का रॉड्स एंड कोन्स, जैसे स्मेल वाले का फ्री नर्व एंडिंग्स, जैसे इसका ऑर्गन ऑफ कॉटी, जैसे टेस्ट वाले का टेस्ट बर्ड्स, जैसे प्रेशर वालों के मीजनर, कार्पसल, मर्किल्स, फला, ये चल के करेंगे। यहां से आप हर किस्म के रिसेप्टर, यहां से आप क्या करते हो? सेंसेशन उठाते हैं। क्या आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं? स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। असल चीज स्टिमुलस अप्लाई करना है। और जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो किस पे? आर्गन पे। लेकिन आर्गन में थोड़ी ना कोई कैपेसिटी है कि वो उस स्टिमुलस को करंट में या इंपल्स में कन्वर्ट करे, उधर लगा होगा खास तौर पे रिसेप्टर। घर में लेके आए पेट्रोल, ऐसे कैसे चलेगी, बिजली कैसे पैदा होगी जब तक उस घर के अंदर मौजूद नहीं होगा जनरेटर। इत्तेफाक से इससे जो पोटेंशियल जनरेट होता है ना, उसका नाम ये जनरेटर पोटेंशियल, इसलिए मैंने जनरेटर का नाम लिया। तो स्टिमुलस वहां लगेगा, और रिसेप्टर का, सेंसरी रिसेप्टर का क्या काम है? उस स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करे इनटू इंपल्स, क्योंकि वो इंपल्स ही तो जो वायर से ट्रेवल करेगा। और वायर माने फाइबर, और फाइबर माने किसी न किसी न्यूरॉन का कोई ना कोई न्यूराइट, चाहे वो एक्सॉन चाहे वो डेंड्राइट, क्योंकि जा रहा है सेल बॉडी की तरफ, क्योंकि सेल बॉडी इधर थोड़ी है, आगे, तो वो जाहिर होगा क्या? डेंड्राइट जा रहा है ना, क्योंकि यहां से करंट तो इधर से जनरेट हुआ ना, तो यहां से ये जाएगा। तो ये जब जाएगा तो ये आप इस वक्त मैं सरफेस से बता रहा हूं, वो जब आएगा विसरा से तो वो भी कहीं और होगा। तो ये इस तरीके से यहां पर जाएगा। और ये ऐसे जाएगा तो ये लाइन में जहां से वायर जा रही है, जहां से ये आपका करंट ट्रेवल हो रहा है, ये किसको बताया जाएगा? अगर बात इधर से हो रही है तो स्पाइनल कॉर्ड को। तो किस नर्व से ट्रेवल करेगा? स्पाइनल नर्व से। उस पर तो मोटर फाइबर भी बैठे हुए हैं, तुम भी चढ़ जाओ, कोई मसला नहीं। तो ये आप उस रोड पे से गाड़ियां आ भी रही है ना, तुम जा भी सकते हो, नर्व सेम है, क्योंकि एरिया वही है। ये मसले उसी जगह से तुम उठा रहे हो, तो फिर सेंसरी नर्व भी सेम होगी। उस सेम नर्व से यहां से इसे, और ये कहां दाखिल करोगे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लेकिन ये बाहर से वायर है ना, तो इसकी सेल बॉडी भी बाहर है,
और सेल बॉडी जब बाहर है तो ये सेल बॉडी ये बैठी हुई, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन जैसे आपको बताया था, सेंसरी रूट गैंग्लियन। और ये कौन सी फाइबर उठाया है तुमने? सोमेटिक, इत्तेफाक से ये सरफेस से उठाएं और ये अंदर जाके रिले हो जाएंगे ये, क्योंकि इनका काम हो गया। बस कुरियर का काम यही होता है ना कि आपके दरवाजे पे आपके सर्वेंट को लेटर दे दे, बस। क्या लेटर सर्वेंट को देने के लिए था या उस मालिक तक पहुंचाना था, घर के मालिक तक? तो इसका मकसद है कि ये जो टच की सेंसेशन हुई है, क्या स्पाइनल कार्ड करा देगा? क्या नहीं, स्पाइनल कार्ड वो पकड़ के, वो नौकर पकड़ के जाके मालिक को देगा। तो मालिक को देगा, इसका मकसद ये हो गया कि अंदर जाके पहले मालिक को हैंड ओवर करो, माना इसको अंदर इसका दूसरा न्यूरॉन बैठा होगा जहां पर ये आप देंगे, और दूसरा न्यूरॉन चलो उसको पता चल गया तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा? वो आपको परसेप्शन देगा क्या टच की वगैरह? नहीं, वो न्यूरॉन आगे से अपने एग्जाम्स को ऊपर भेजेगा थ्रू द स्पाइनल कार्ड, थ्रू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो यहां से हो गया तो किससे? मेडुला से, फिर पोन्स से, फिर ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन से, तब तक फिर पड़ेगा किसमें? सेरिब्रम पे ले आएगा कि डायनेसेफ्लॉन पे ले आएगा। हर दुनिया की सेंसेशन सवाए स्मेल के सबसे पहले रिपोर्ट थैलेमस को करती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये जो सेंसेशनें जाती हैं ये सबसे पहले उस आर्गन में जाती हैं जो सबसे पहले था। क्या सेरिब्रम पहले था क्या? तो क्या इंतजार करेगा ये सारा सिस्टम बनने के लिए? नहीं, वो सिस्टम बन चुका होगा। तो परमिटिवली किसको पहले पता चला था सेंसेशन का, जो परसेप्शन देता है आपको? डायनेसेफ्लॉन। उसमें से कौन? थैलेमस। तो ये सब कोई थैलेमस की तरफ जाएगा। अगर ह्यूमन बीइंग में सेरिब्रम न बनता तो आज थैलेमस आपको परसेप्शन दे रहा था, वो अभी भी दे रहा है। लेकिन क्या यहीं रुक गया कि इधर रिले होने के बाद अनवर्ड प्रोजेक्शन हुई है किसको? तो इसका मकसद है कि ये आपका तीसरा न्यूरॉन गया है, ये दूसरा था। तो पहला न्यूरॉन किधर बैठा हुआ है? बाहर। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन। वो सेकेंडरी तो वो टर्शरी, तो उसको सेकेंडरी टर्शरी नहीं कहते, हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो कम से कम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहां बैठा हुआ है? अंदर। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर है क्या? कभी नहीं होता। प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी हमेशा बाहर होती है, और एक नहीं होती, ज़ाहिर है बहुत सारी होती हैं, तो वो गैंग्लियन होती है। कभी भी कोई सेल बॉडी बाहर नजर आ जाए कलेक्शन की शक्ल में तो उसका नाम डाल दो गैंग्लियन। लेकिन अगर कभी भी सेल बॉडी कलेक्शन अंदर नजर आ जाए, बहुत सारी बड़ी कलेक्शन, तो उसका नाम डाल दो न्यूक्लियस। फिर यहां से डिपार्ट हो जाओ, वो उस जो बात को छोड़ दो कि वो सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस, वो सेंट्रल होता है ना, एक्टिविटी उधर होती है, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियस पड़ गया है। वो मशहूर इतना है कि जब न्यूक्लियस डालते हैं तो पता चलता है कि सेल बॉडी के अंदर वाला वो, लेकिन ये नहीं है। यहां पर सेल बॉडियां खुद बहुत सारी मिलके एक कलेक्शन बनाएं, वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन जाएगी, तो उसका नाम पड़ जाएगा न्यूक्लियस। फिर उस न्यूक्लियस से ये फाइबर, तो बाहर जो ये फाइबर ये क्या है? या तो एक्सॉन या डेंड्राइट के बंडल्स हैं, तो नाम उनका डाल देते हैं हम नर्व्स। लेकिन यही फिर अंदर भी तो बंडल्स हैं ना, फिर अंदर उनका नाम ट्रैक्स होता है। ये ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सेंसेशन में ऊपर पहुंचानी है, तो असेंडिंग ट्रैक्स। ऐसा ही फिर अगर कोई नीचे आया, आप बोले नीचे क्यों आया? नीचे तो मेरा सेल बॉडी बैठा हुआ, वो काम कर रहा है ना। अब स्पाइनल कार्ड में अकल थोड़ी होती है, तो मोटर एक्टिविटी भले स्पाइनल कार्ड के स्पाइनल नर्व के थ्रू कर रहे हो, लेकिन ये जो लिख रहे हो ये एस ये ई वो, तो ये सारी तो ब्रेन में है। लर्निंग तो उधर होती है, स्पाइनल कार्ड में तो नहीं होती। इसका मकसद ये है कि इसको लम्हा लम्हा की खबर देता है कौन? इसको एक एक लम्हे की खबर और एक एक लम्हा स्टिमुलस का देता है कौन? सेरिब्रम। मजदूर ये है, आर्किटेक्ट वो है, नक्शे वो बनाएगा, बताएगा कब कब क्या क्या करना है। वो ये मैं काट दूंगा, गए काम से। ऐसे ऐसे शायद कर लो, लिख नहीं पाओगे ये होता क्या है, क्योंकि ये सारे सिग्नल ऊपर से आते हैं। तो ये भी एक ट्रैक्ट ही तो हुआ ना, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट होगा। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में सही मानों में देखा जाए तो जो वॉलंटरी एक्टिविटी होती है उसके अंदर एक न्यूरॉन से ही काम चलता है कि दो न्यूरॉन से? दो से। एक अकल लाता है ऊपर से और एक बाकी एग्जीक्यूट करेगा। तो जो ऊपर से है तो उसका नाम होता है अपर मोटर न्यूरॉन, वो जो नीचे है उसका नाम होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। अब यहां ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स नाम नहीं डालते हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन को काट दो तो भी पैरालाइसिस हो जाएगी, और अगर लोअर मोटर को काट दो तो भी पैरालाइसिस हो जाएगी। दोनों पैरालाइसिस में फर्क होगा। लेकिन ना तो ये काट दोगे तो फिर ये इंटैक्ट होगा भी तो काम ही नहीं आएगा। आपका आर्किटेक्ट ऑफिस में बैठा हुआ है, आज सारे लेबर स्ट्राइक पे चले गए तो आर्किटेक्ट खुद तो नहीं आके ईंटें रखेगा, तब भी काम नहीं होगा। लेबर सारा आ गया है, आज आर्किटेक्ट खुद नहीं आया, इंजीनियर, तब भी काम नहीं होगा। लेकिन दोनों में फर्क है, ये फर्क आपको जानना होगा, क्योंकि दोनों जो फर्क है, इन दोनों की इटियोलॉजी, इन दोनों का काज डिफरेंट है, और इन दोनों की मैनिफेस्टेशन भी डिफरेंस हैं। तो आप उस डिफरेंस को आप एग्जामिनेशन के थ्रू आप करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में क्या होता है, लोअर में क्या होता है।
इसकी क्या वजह हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, इस एज के पेशेंट में, और इसकी क्या होती है। जैसे ये एंटीरियर हार्न सेल्स होते हैं, जैसे ये सेल्स हैं, अगर ये डैमेज हो जाए तो बाहर क्या हो जाएगा, सारे स्केलेटल मसल्स हो जाएंगे क्या, पैरालाइज उसके। और ऐसा काम होता है जब एंटीरियर हार्न सेल्स, ये नर्व भी कट गई तो भी ये खेल होगा, लेकिन ये तो अब न्यूरॉन्स ये चले गए हैं, ये अगर न्यूरॉन चले गए तो फिर स्केलेटल मसल एक्टिविटी उस हिसाब से उस पार्ट की चली जाएगी। यही होता है पोलियो में, पोलियोमाइलाइटिस में ऐसा ही होता है। वो इत्तेफाक से बहुत सारे सेगमेंट कंटिन्यूसली लंबर रीजन के बायलेटरली, तो दोनों लोअर लिम्ब आपने के पैरालाइज हो जाती है, सेंसेशन नहीं जाती, क्योंकि नर्व में थोड़ी गड़बड़ होती है, गड़बड़ अंदर उन न्यूरॉन्स में होती है, मोटर वालों में। और मोटर वालों में भी सेंसरी वालों में नहीं, मोटर वालों में, और मोटर वालों में भी ऑटोनॉमिक वालों में नहीं, वॉलंटरी वालों में वो जाती है, बाकी वॉलंटरी इनवॉलंटरी उसके काम कर रहे होते हैं। तो पैरालिसिस, वो पोलियो जिसको हम कहते हैं, वो पैरालाइज हो जाता है बायलेटरली पैराप्लेजिक।